तो विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लोकतंत्र के गुण और दोष को समझना। ये सेकंड पार्ट है हमारा। लोकतंत्र के गुण, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। राजतंत्रात्मक और कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में शासन शक्ति का प्रयोग एक वर्ग विशेष के कल्याण के लिए ही किया जाता था और प्रमुख रूप से इस प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए ही प्रजातंत्रात्मक पद्धति की स्थापना की गई। इस शासन व्यवस्था के प्रमुख रूप से निम्नलिखित गुण कहे जाते हैं। नंबर 1, जन कल्याण की भावना। लोकतंत्र में जनता के उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है जिनका चुनाव जनता एक निश्चित समय के लिए करती है। जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्णतया परिचित होते हैं और उनको शासन का अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होते हैं कि वे इसका प्रयोग जनता के हितों और इच्छाओं के अनुसार करेंगे। शासकों के जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उन्हें जनता के हितों के प्रति सजग रहना पड़ता है। इस प्रकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें शासन आवश्यक रूप से लोक कल्याण के लिए होता है। दूसरा है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। प्रजातंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है और इसके अंतर्गत सबसे अधिक शीघ्रतापूर्वक तथा आवश्यक रूप से जनता के हित में कार्य किए जाते हैं। गार्नर के शब्दों में लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है। तीसरा है सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार नहीं है, अपितु वह राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार भी है। इसलिए स्वभावतः उसके प्रयोग द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सभी प्रकारों का शिक्षण प्राप्त होता है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत जनता सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन रह सकती है, लेकिन लोकतंत्र में मताधिकार और जन नियंत्रण के कारण जनता स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेने लगती है। लोकतंत्र के इसी गुण को दृष्टि में रखते हुए बर्न्स ने लिखा है, सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं किंतु सबसे अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है। इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। इस गुण के कारण ही गैटल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल, अ ट्रेनिंग स्कूल फॉर सिटीजनशिप कहा है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के अनुकूल। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण मानवीय मस्तिष्क पर उसका स्वस्थ प्रभाव है। कोई भी शासन सारे समाज का नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को जो मताधिकार प्राप्त होता है उससे उन्हें ये मानसिक संतुष्टि मिलती है कि उनके पास सरकार पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावशाली साधन है और इस आधार पर वे शासन व्यवस्था को दृढ़ व स्थायी बनाए रखने के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा करते हैं। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार लोकतंत्र से सरकार और जनता के बीच एक सहानुभूतिपूर्वक संबंध स्थापित हो जाता है। व्यक्ति चुपचाप स्वीकृति देने वाले के बजाय एक सक्रिय सहयोगी बन जाता है। संभवतः इसी बात को दृष्टि में रखते हुए हॉकिंग ने लिखा है कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है। नेक्स्ट है जनता का नैतिक उत्थान। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके नैतिक चरित्र को उच्चता प्रदान करता है। जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर लोकतंत्र उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करता है। जैसा कि ब्राइस ने कहा है कि राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व की शान बढ़ जाती है और वह स्वभावतः उस कर्तव्य भावना के उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है जिसका पालन उसे राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के कारण करना पड़ता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, यह किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा उच्च और श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। लावेल ने कहा है, अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध व पवित्रता को दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है, इसलिए वह सबसे अच्छा शासन है। नेक्स्ट है देशभक्ति का स्रोत। लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने के कारण जनता शासन और राज्य के प्रति एक प्रकार का लगाव अनुभव करती है और निजी लगाव के इस विचार से देशभक्ति की भावना का उदय होता है। मिल ऐसे ही विचार व्यक्त करते हुए कहता है कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक ये अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी ना होकर सेवक हैं। इसी प्रकार लेवेलिए ने कहा है कि फ्रांसीसी जनता क्रांति के बाद से ही फ्रांस से प्रेम करने लगी थी, जब से उन्हें देश की शासन व्यवस्था में भाग मिला। नेक्स्ट है क्रांति से सुरक्षा। जब शासक वर्ग द्वारा एक लंबे समय तक शासितों पर अत्याचार किए जाते हैं और इस प्रकार के अत्याचारों से मुक्ति पाने का कोई संवैधानिक मार्ग शेष नहीं रह जाता, तब जनता द्वारा क्रांति की जाती है।
लोकतंत्र में क्रांति की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि शासक वर्ग लोकमत के अनुसार ही शासन का संचालन करता है, और यदि शासक अनुचित कार्य करे तो जनता उन्हें एक निश्चित समय के बाद और विशेष परिस्थितियों से पहले भी अपदस्थ कर सकती है। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से ही वह क्रांतिकारी नहीं हो सकता। बर्न्स के शब्दों में, मंत्रियों विधानसभाओं में बहुमत को बदलने की प्रक्रिया सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रांति का एक विकल्प प्रदान करती है। नेक्स्ट है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित। लोकतंत्र व्यक्तियों की समानता के आदर्श पर आधारित है, और जितनी स्वतंत्रता जनता को लोकतंत्र से प्राप्त होती है उतनी स्वतंत्रता सरकार के अन्य किसी भी रूप में नहीं मिलती। लोकतंत्र कुलीन तंत्र की इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए और शेष शासित होने के लिए पैदा हुए हैं, वरन यह तो जाति, धर्म, वर्ण, रंग, लिंग और संपत्ति के भेद को महत्व न देते हुए मानव मात्र की आधारभूत समानता में विश्वास करता है। स्वतंत्रता और समानता के मानवीय आदर्शों पर आधारित होने के कारण निस्संदेह यही श्रेष्ठ है। गेटल ने इस संबंध में कहा है, क्योंकि लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, अतः इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है, जो कि राज्य के अस्तित्व के प्रधान लक्ष्यों में से एक है। नेक्स्ट है विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करना। एक देश की शासन व्यवस्था नागरिकों के व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। शक्ति पर आधारित अधिनायकवादी शासन व्यवस्था लोगों में संघर्ष की भावना पैदा करती है, तो जन इच्छा पर आधारित लोकतंत्र नागरिकों में सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, स्नेह, व्यवहार, विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करता है। नागरिक पारस्परिक व्यवहार में अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर श्रेष्ठ सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इसे विश्व बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। राजतंत्र, सैनिक तंत्र और फॉसिस्ट तानाशाही सरकारों में दूसरे देशों की विजय पर बल दिया जाता है, और साम्यवादी सरकारें भी विस्तारवादी नीति पर विश्वास करती हैं। अपनी व्यवस्थाओं में निहित आधारभूत दोषों के कारण उनके लिए ऐसा करना जरूरी होता है, किंतु लोकतंत्रीय सरकारें सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करती हैं और सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहती हैं। 20वीं सदी का यूरोपियन इतिहास और पाकिस्तान तथा चीन के साथ भारत के संबंध उपयुक्त विचार की पुष्टि करते हैं। बर्ग के शब्दों में, लोकतंत्रीय आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है। नेक्स्ट है विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता के वातावरण का लगभग अभाव ही होता है, और स्वतंत्रता के अभाव में विज्ञान का विकास संभव नहीं हो पाता। लेकिन लोकतंत्र में विज्ञान का बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में विकास संभव है। सर्वप्रथम तो लोकतंत्र और विज्ञान दोनों के नैतिक मूल्य एक जैसे होते हैं, और सत्य के संबंध में इनका दृष्टिकोण भी एक सही है। दोनों का विश्वास है कि अभिव्यक्ति और प्रयोग सत्य तक पहुंचने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसलिए जैसा कि मेयो ने कहा है, एक स्वतंत्र समाज में वैज्ञानिक विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र के दोष। यदि एक और लोकतंत्र के गुणों का विशद विवेचन किया गया तो दूसरी ओर अत्यंत कटु शब्दों में इसकी भर्त्सना भी की गई है। टेलीरैंड इसे दुष्टों का कुलीन तंत्र कहते हैं, और लुडोविसी इसे प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है कहते हैं। प्रजातंत्र की आलोचना में प्रमुख रूप से निम्नलिखित तर्कों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, अयोग्यों का शासन या मूर्खों का शासन। लोकतंत्री शासन इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही मत दिया जाना चाहिए, लेकिन योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते, और इस प्रकार लोकतंत्र में गुण की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है। इस संबंध में यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान कार्लाइल ने कहा है कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं, और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना है। लेकिन इसे निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार कहता है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा, भवन निर्माण तथा शिक्षण के समान ही शासन कार्य भी एक कला है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे व्यक्तियों के हाथ में शासन शक्ति आ जाती है जो इस कला से नितांत अनभिज्ञ हैं। न्यायाधीश जेम्स स्टीफन के अनुसार, एक महान देश का अच्छे प्रकार से प्रशासन करने के लिए विशेष ज्ञान और उच्चतम योग्यताओं के निरंतर एवं समस्त प्रयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकतंत्र तो अज्ञानी, अप्रशिक्षित
और अयोग्य व्यक्तियों की सरकार होती है। इसी आधार पर फेगेट ने लोकतंत्र को अज्ञानता भरा शासन कहा है और एच.जी. वेल्स ने इसे बुद्धिहीन तथा अज्ञानियों का शासन कहा है। प्रोफेसर हंसा ने लोकतंत्र की अक्षमता का सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के नेताओं की स्थिति उन स्कूल मास्टरों जैसी होती है जिनकी नियुक्ति विद्यार्थियों की इच्छा से की जाती है और जिन्हें विद्यार्थियों की ही इच्छा से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव। वर्तमान समय के प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल एक अनिवार्य आवश्यकता होती है, किंतु ये राजनीतिक दल अपने व्यवहार से लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं। राजनीतिक दलों का निर्माण तो साधारणतया राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है, किंतु व्यवहार में ये न प्रकरण शासन शक्ति प्राप्त करने अपना लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं। ये राजनीतिक दल उन नेताओं के अखाड़े बन जाते हैं जो भाषण देने, लोगों को बहकाने और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में चतुर होते हैं। कार्लाइल ने कहा है, राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के अनेक का पागलपन होता है। इन दलों के कारण धूर्त और बकवासी व्यक्तियों के हाथ में शासन शक्ति आ जाती है। ब्राइस के शब्दों में राजनीतिक दल कपट को प्रोत्साहित करने, स्वाभाविक आदर्शों को हीन बनाने और राष्ट्र के जीवन में फूट डालकर लूट का माल बांट लेते हैं। नेक्स्ट है भ्रष्ट शासन व्यवस्था। सैद्धांतिक स्थिति चाहे कुछ भी हो, व्यवहार में लोकतंत्री शासन बहुत अधिक भ्रष्ट हो जाता है। व्यवहार में शासन एक राजनीतिक दल विशेष की इच्छानुसार ही किया जाता है और ऐसा देखा गया कि निर्वाचन में जो लोग सत्तारूढ़ दल के सहायक होते हैं उन्हें शासन की ओर से अनेक प्रकार की सहायता पहुंचाई जाती है। इसके अतिरिक्त जनता के प्रतिनिधि भी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अनेक भ्रष्ट तरीके अपना लेते हैं। ब्राइस ने राजनीति में धन का बल शीर्षक अध्याय में कहा है कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें निर्वाचकों और विधायकों, प्रशासकीय अधिकारियों और न्यायपालिकाओं तक ने धन के लोभ के सम्मुख सिर झुका दिया। नेक्स्ट है सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। लोकतंत्र में धन और समय का अत्यधिक अपव्यय होता है। जिन कानून का निर्माण कुछ दिनों के लिए किया जाता है, लोकतंत्री विधानसभाओं की लंबी और जटिल प्रक्रिया के कारण उन कानूनों के निर्माण में वर्षों लग जाते हैं और अनेक बार तो वो कानून पारित होने तक कालातीत, आउट ऑफ डेट हो जाता है। ब्राइस ने लोकतंत्र की तुलना एक ऐसी समिति से की है जिसका अंतर्गत 7 सदस्यों द्वारा 7 दिनों में उतना ही कार्य किया जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में करता है। नेक्स्ट है सर्वतोमुखी प्रगति की असंभावना। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में सामान्यतः शासक वर्ग साहित्य, कला और संगीत का प्रेमी होता है और शासक वर्ग का आश्रय पाकर साहित्यकार, कलाकार और विद्वान निश्चिततापूर्वक अपने कार्य में लगे रह सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में समस्त शासन राजनीति पर केंद्रित होने के कारण साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उदासीनता व्याप्त हो जाती है। विद्वानों को अपने क्षेत्रों में समुचित आदर न मिलने से उन्हें अपने कार्य में प्रोत्साहन नहीं मिलता और मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम। लोकतंत्र को समानता के आदर्श पर आधारित कहा जाता है, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा ही राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो जाती है और व्यवहार में चुनाव का इतना अधिक श्रमसाध्य हो जाता है कि एक निर्धन व्यक्ति चुनाव में खड़े होने और विजय प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जब अधिकतर धनवान ही विधानसभाओं के लिए निर्वाचित होते हैं तो कानून निर्माण भी वर्ग विशेष के हित साधन के लिए किया जाता है। समानता की घोषणा कर देने मात्र से ही समानता की स्थापना नहीं हो पाती। नेक्स्ट है अनुत्तरदायी शासन। उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की धारणा प्रजातंत्र की विशेषता मानी जाती है, परंतु वास्तव में यह धारणा कोरी कल्पना है। सबके प्रति उत्तरदायित्व होने का अर्थ है किसी के प्रति उत्तरदायी न होना। हंसा के शब्दों में लोकतंत्र की प्रवृत्ति सार्वजनिक मामलों में एक ऐसे अविचार, एक ऐसे असंयम, एक ऐसे पागलपन के प्रदर्शन की ओर होती है जिसका अपना कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत मामलों में प्रदर्शित करने का स्वप्न नहीं देख सकता है। नेक्स्ट है राजनीतिक शिक्षा का दंभ। ये कहना बिल्कुल गलत है कि लोकतंत्र जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। राजनीतिक दल प्रत्येक बात को जनता के सामने एक विशेष रंग में रंग कर प्रस्तुत करता है और निर्वाचन के समय तो समस्याओं को अत्यंत विकृत रूप प्रदान कर जनता को भ्रमित कर दिया जाता है। लोकतंत्र में किए जाने वाले इस प्रचार और कार्यों में नागरिक शिक्षित नहीं होते, वरना ऐसी बातें सीखते हैं जो सार्वजनिक जीवन के लिए बहुत हानिकारक होती है। नेक्स्ट है मतदाताओं की उदासीनता। लोकतंत्र मतदाताओं की सक्रिय रुचि पर आधारित व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में सामान्यतः मतदाताओं की उदासीनता ही सर्वत्र देखने में आती है। मतदाताओं को बार बार प्रेरित करने वाले दलों और उम्मीदवारों द्वारा उनके घरों कार्यालयों से मत देने के लिए निकलने पर भी सामान्यतः लगभग 50% मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास। लोकतंत्र में आशा की जाती है कि योग्य और ईमानदार व्यक्ति राजनीति में रुचि लेंगे, लेकिन व्यवहार में स्थिति विपरीत होती है। परिश्रमी और कार्यकुशल व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन में लगे रहते हैं और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते। दूसरी ओर जो व्यक्ति किसी व्यापार, शिल्प या पेशे की ईमानदारी योग्यता के साथ नहीं होते, वह राजनीति को ही अपना धंधा बना लेते हैं। नेक्स्ट है युद्ध और संकट के समय निर्बल। लोकतंत्रीय सरकारें प्राय युद्ध और संकट के समय निर्बल होती है, क्योंकि इन अवसरों पर बहुत अधिक शीघ्रतापूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और लोकतंत्र ऐसी गति का परिचय नहीं दे सकता।
वास्तव में सत्ता के एकीकरण के स्थान पर सत्ता का फैलाव होने के कारण लोकतंत्र अनेक बार संकटों का सुदृढ़ता के साथ मुकाबला करने में अक्षम सिद्ध हुए हैं। इन सब के अतिरिक्त, जैसा कि सार्टोरी ने विचार व्यक्त किया है, अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र अधिक जटिल और अधिक दुर्बोध शासन है। पिकल्स ने भी कहा है कि डेमोक्रेसी में परिभाषित करने और संचालित करने की दृष्टि से ये कठिन शासन व्यवस्था है।